फिर कहीं कोई फूल खिला, चाहत न कहो उसको, फिर कहीं कोई फूल खिला। लहरों का लगा दो मेला, तूफान न कहो उसको, फिर कहीं कोई फूल खिला। ओ मेरी जोहरा जबी, तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हंसी, और मैं जवां तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ये और ऐसे जाने कितने बेहतरीन गाने मन्ना डे साहब ने गाए थे, जिन्हें क्या कभी हम भूल सकते हैं। प्रबोध चंद्र डे, जो मन्ना डे के नाम से हम सबके बीच मशहूर रहे। 1 मई 1919 को यानी मजदूर दिवस के दिन मन्ना दा का जन्म हुआ था, और 24 अक्टूबर 2013 को हम सब के प्रिय गायक मन्ना दा इस दुनिया से कूच कर गए थे। यह एक गजब सा इत्तेफाक था, और पता नहीं क्या जुनून था मेरे सिर पे। दरअसल उन दिनों वह 2010-11 वर्ष 2010-2011 के दिन थे, और मैं एक पत्रिका राष्ट्रीय प्रसंग खुद से निकाल रहा था। दरअसल समाचार पत्रिका माया में अरसे तक काम करने के बाद जब इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाली पत्रिका माया अपने घरेलू गृह कलह में बंद हो गई थी, तो सन 2000 से मैंने अपनी एक पत्रिका शुरू की थी, राष्ट्रीय प्रसंग। और इस पत्रिका के लिए मेरा एक सपना था कि कभी मन्ना दा का इंटरव्यू करता। मैंने पहले कलकत्ता में पता किया, बॉम्बे में पता किया कि शायद इन 2 जगहों में से कहीं मन्ना दा का अता पता मुझे मिल जाए, क्योंकि कलकत्ता उनकी जन्मभूमि थी और बॉम्बे उनकी कर्मभूमि थी। लेकिन मुझे पता चला कि मन्ना दा न तो बॉम्बे में है न अब कलकत्ता में रहते हैं, और बहुत मशक्क़त के बाद मन्ना दा का लैंडलाइन का टेलीफोन नंबर मुझको मिला, और यह लैंडलाइन का टेलीफोन नंबर दरअसल बेंगलोर शहर का था, जहां मन्ना दा अपनी छोटी बेटी सुमिता के साथ रह रहे थे। मैंने उस नंबर पर फ़ोन किया और मैंने अपना परिचय दिया कि मैं बिहार की राजधानी पटना से बोल रहा हूँ। मैं एक हिंदी पत्रकार लेखक हूँ और मन्ना दा का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं मन्ना दा पे अपनी एक पत्रिका के लिए इंटरव्यू करना चाहता हूँ, एक कवर स्टोरी करना चाहता हूँ। सौभाग्यवश उनकी बिटिया ने मन्ना दा को फ़ोन थमा दिया। मन्ना दा फ़ोन पर थे। मैंने अपना परिचय दिया कि मैं राष्ट्रीय प्रसंग पत्रिका से हूँ और आपका इंटरव्यू करना चाहता हूँ दादा, आप पे कवर स्टोरी करना चाहता हूँ। मन्ना दा ने बिल्कुल छूटते हुए कहा कि नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बड़े मूडी स्वभाव के थे, जो कलाकार आमतौर से होते हैं। किशोर कुमार साहब के बारे में भी ऐसे ही किस्से हैं उनके मूड्स के। मन्ना दा ने कहा नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बात अभी छोड़ दीजिए, फिर आप मुझे बाद में फ़ोन करिएगा। अच्छा, ये जो उन्होंने कहा बाद में करिएगा फ़ोन, तो मेरे लिए एक थोड़ा सा स्पेस उन्होंने छोड़ दिया था। मैंने फिर अगले महीने उनको फ़ोन किया, और सौभाग्य मेरा यह था कि हर बार वो फ़ोन पे आ जाते थे। उन्होंने फिर वही बात कही। मैंने आपको बताया था ना कि मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं चल रही है, और आप फिर बाद में कभी बात करिएगा। मैंने कहा बिल्कुल सर, जो हो। लेकिन मेरे लिए हर बार वो इतना स्पेस ज़रूर छोड़ देते थे, या अनायास छोड़ते थे, जानबूझ के तो नहीं, मुझे लगता है एक लफ्ज़ था कि बाद में देखेंगे जैसा। तो मैं इसका फ़ायदा उठाता था और फिर मैं अगले महीने फ़ोन करता था। इस तरह मन्ना दा को मैंने 6-7 महीने तक हर महीने फ़ोन किया,
और हर बार वह उसी झल्लाहट के साथ मुझको जवाब देते, मैंने बताया आपसे मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मन्ना दा उस समय 80 पार कर चुके थे, 80 वर्ष पूरा करके आगे निकल चुके थे और जाहिर है कि उम्र का असर तो था। मैंने एक दिन सोचा कि मेरे अंदर का जो किस्सा गो है आखिर वो किस दिन काम आएगा। तो मुझे अपने किस्सा गो को अब सामने लाना चाहिए। लिहाजा एक दिन मन बनाकर मैंने उनको फ़ोन किया। मन्ना दा सौभाग्य से फिर फ़ोन पे, लैंडलाइन पे मिले। फिर उसी झल्लाहट के साथ उन्होंने कहा, बताइए, मैंने तो आपको कई बार कह दिया है मिस्टर झा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है और आप हर महीने फ़ोन कर रहे हैं। मैंने कहा दादा, आप ही ने कहा था कि आप बाद में बात करिएगा, इसलिए, लेकिन आज मैं इंटरव्यू का वक्त मांगने के लिए फ़ोन नहीं कर रहा हूँ। तो क्यों कर रहे हैं फ़ोन आप? मैंने कहा बस एक छोटी सी सूचना देने के लिए आपको फ़ोन कर रहा हूँ। उन्होंने कहा बताइए, जल्दी बताइए। मैंने कहा दादा, मैं एक बहुत छोटा सा पत्रकार हूँ। मैंने एक स्टोरी क्रिएट की, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैंने अपने अंदर के किस्सा गो को जगाया। मैंने कहा ओ मेरे किस्सा गो अंदर के, जागो और ज़रा मन्ना दा के दिल में घुसो। और वो क्लिक कर गया। मैंने कहा दादा, मैं वक्त नहीं चाह रहा हूँ आपसे, जानकारी आपको सिर्फ ये देना चाहता हूँ कि मैं जिस पत्रिका के लिए आपसे इंटरव्यू चाह रहा था, राष्ट्रीय प्रसंग पत्रिका के लिए, उस पत्रिका के संपादक ने मुझे कल अल्टीमेटम दे दिया फाइनली कि आप बड़े नालायक जर्नलिस्ट हैं। आप 6 महीने से यह किस्सा सुना रहे हैं कि मन्ना डे साहब का इंटरव्यू आप करके लाएंगे बेंगलोर से, लेकिन आप नाकाम रहे। अब मैं आपकी नौकरी ख़त्म करूंगा और कल मेरा हिसाब वो कर देंगे। मैंने कहा दादा, वो सुनते रहे। बोले हाँ, फिर? मैंने कहा दादा और तो कुछ नहीं, मैं एक बहुत मामूली सा पत्रकार हूँ, छोटी सी तनख्वाह पे घर चलाता हूँ। तो मकान किराया नहीं दूंगा तो मकान मालिक घर से निकाल देगा, बच्चों की फीस नहीं दूंगा तो बच्चों का नाम स्कूल से कट जाएगा। तो बस यही थोड़ी सी बातें हैं। मैंने सोचा दादा, अपने इस दुख को मैं आपसे शेयर कर लूँ, मुझको माफ़ कर दीजिएगा। मैंने 6 महीने में लगातार 6 बार आपको फ़ोन किया है, हर महीने मैंने आपको बहुत तकलीफ़ दी, लेकिन कल मेरी नौकरी चली जाएगी और मैं सड़क पे आ जाऊंगा सपरिवार। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि आपकी तबीयत ख़राब है, ऐसे में आप कैसे इंटरव्यू देंगे? आप यकीन करें, इतना सुनना था कि मन्ना दा ने कहा, अरे आपकी नौकरी कैसे चली जाएगी, ये कैसे संभव है? मैंने कहा दादा, हमारे एडिटर ने कहा कि आप काबिल रिपोर्टर नहीं हैं। 6 महीने से आप हमें किस्सा सुना रहे हैं कि मन्ना दा से बात कर रहे हैं, मन्ना दा से बात कर रहे हैं, और उसके बाद अभी तक आप कामयाब नहीं रहे, तो भाई हम क्यों आपको रखें? तो मन्ना दा ने कहा अच्छा, तो आप अपने एडिटर से मुझे बात कराइए, आपकी नौकरी कैसे ले लेंगे वो? मैंने कहा दादा ले लेंगे, मेरा कल हिसाब पूरा कर रहे हैं, वो कल मेरा आखिरी दिन है। लिहाजा मन्ना दा ने कहा कि दरअसल सच तो ये था कि उस पत्रिका का पीर बावर्ची भिस्ती खर तो मैं खुद था, प्रकाशक, मुद्रक, संपादक, डिस्पैचर, जो भी कहिए, क्योंकि वो छोटी सी हमारी पत्रिका थी जिसको मैं बहुत मोहब्बत से, प्यार से निकालता था, राष्ट्रीय प्रसंग को। उसमें एक से एक स्टोरीज मैंने लिखी थी। तो मैं किस संपादक से बात कर रहा था? संपादक मैं खुद ही था, प्रकाशक भी मैं खुद ही था, लेकिन मैंने तो एक कहानी बनाई थी। मैंने कहा दादा छोड़ दीजिए, संपादक से मत बात करिए, जाने दीजिए, अब जो हुआ सो हुआ। मन्ना दा ने कहा आप कितनी जल्दी बेंगलोर आ सकते हैं? आपको मैं लंबा इंटरव्यू दूंगा, जो जैसा भी इंटरव्यू, आप अपने संपादक को तुरंत जाकर बताइए कि मन्ना दा ने समय दे दिया है, मैं इमीडिएटली जा रहा हूँ। मैंने कहा दादा मैं तो फ्लाइट से आ नहीं सकता हूँ, मैं तो ट्रेन से आऊँगा, तो मुझे तो 3 दिन आने में लग जाएंगे, तो ठीक है, लेकिन मेरी नौकरी लगता है अब बच जाएगी क्योंकि आपने समय दे दिया है। मैं कन्विंस कर लूँगा एडिटर को, ठीक है आप आ जाएं जितनी जल्दी, लेकिन आपकी नौकरी नहीं जानी चाहिए, मेरी तरफ से उनसे अनुरोध कर दीजिएगा अपने संपादक से। मैंने कहा बेशक। इस तरह मैं बेंगलोर पहुंचा और निर्धारित समय पे जब मैं उनसे मिलने गया
मन्ना दा मेरा इंतज़ार कर रहे थे। इंटरव्यू शुरू हुआ। बहुत सारी बातें हम सब जानते हैं। मन्ना दा का नाम प्रबोध चंद्र डे, उनके पिता का नाम पूर्णचंद्र डे, माँ का नाम महामाया डे। दरअसल मन्ना दा के परिवार के अधिकांश लोग बैंक की सेवा में थे कलकत्ता में, लेकिन और उनके पिता चाहते भी थे कि वो बैंक की नौकरी में जाए, लेकिन उनके चाचा ब्लाइंड थे, सूर थे, केसी डे, कृष्णचंद्र डे, और वो बड़े ग्रेट सिंगर थे। फिर बम्बई से उनका बुलावा आया था, और क्योंकि उनकी आंखों की ज्योति नहीं थी, इसलिए मन्ना दा, क्योंकि संगीत का प्रेम गजब था मन्ना दा पर, और वो अपने चाचा केसी डे की सोहबत में लगातार रहते थे इस बात मतलब, और लिहाजा अब उनके साथ बॉम्बे जाएगा कौन केसी डे को लेकर? कोई तो जाता। तो मन्ना दा केसी डे को लेकर बॉम्बे गए, और इस तरह फिल्म जगत से मन्ना दा का परिचय हुआ। सबसे पहले मन्ना दा ने 1942 में तमन्ना फिल्म में गाना गाया केसी डे के साथ। फिर 1943 में अकेले उन्होंने गाना गाया फिल्म राम राज्य के लिए। फिर तो राज कपूर साहब के भी सोहबत में मन्ना दा आए, और एक से एक फिल्मों में उन्होंने गाना गाया, आवारा, श्री 420, चोरी चोरी, जाने कितने सारे गाने। और मन्ना दा के गानों को क्या गिनाना पड़ेगा, वो तो हम लोगों की जहन में है, हम सबकी आत्मा में है। इस तरह मन्ना दा का इंटरव्यू चल रहा था, और मैं बहुत सी बातें उनसे पूछ रहा था फिल्म जगत के बारे में, बॉम्बे उन्होंने क्यों छोड़ दिया वगैरह वगैरह। बहुत उदासी थी। उन्होंने कहा कि मैं बॉम्बे के फिल्म जगत से विरक्त हो गया हूँ, अब कौन हम लोगों को पूछने वाला रह गया है, कोई नहीं। लिहाजा मैंने अपनी बेटी के पास रहना ही बेहतर समझा। और इस तरह इंटरव्यू चलते चलते फिर मैंने आहिस्ते से पूछा, मैंने कहा दादा आपने तो लव मैरिज किया था ना? थोड़ा रिसर्च करके मैं होमवर्क करके गया था। मन्ना दा बुरी तरह भड़के, बोले कि मेरी लव स्टोरी आप लिखेंगे या मेरे संगीत की कथा लिखेंगे आप? मैंने कहा नहीं दादा, मैं आपके संगीत की कथा लिखूंगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आपकी लव स्टोरी से मुझे क्या लेना देना। अगले 5 मिनट में इंटरव्यू में मन्ना दा ने अपनी पूरी लव स्टोरी बता दी कि सुलोचना जी से कैसे उन्होंने प्यार किया, और वो पूरी कहानी तफसील से उन्होंने बताई। इंटरव्यू फिर थोड़ा बढ़ा, और हर बार मुझे लगता था कि मन्ना दा कब भड़केंगे और कब मुझको गेट आउट कर देंगे, लेकिन बार बार बात संभल जाती थी, मैं माफ़ी मांग लेता था। फिर मैंने आहिस्ते से पूछा, दादा आपकी तो 2 बेटियां हैं ना? और दादा फिर भड़क उठे। उन्होंने कहा मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप कैसे आदमी हैं, पता नहीं कैसे कैसे अजीब सवाल करते हैं। अरे मेरी बेटियों से आपको क्या लेना देना है? मैंने कहा नहीं, आपकी बेटियों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। ठीक ही कह रहे हैं आप, आपकी बेटियों से मुझे क्या मतलब, मुझे तो आपके संगीत से मतलब, आपके गानों से मतलब है। मन्ना दा फिर आगे बढ़े, और अगले 5वें मिनट में उन्होंने अपनी बेटियों के बारे में भी मुझे पूरा विवरण दिया। मन्ना दा ने केरल के कुन्नूर की सुलोचना जी से विवाह किया था। वो मलयाली थी, और 2 बेटियां मन्ना दा और सुलोचना जी को हुई, शुरोमा और सुमित्रा। कहानी ख़त्म हुई। इंटरव्यू में पटना लौट कर मैंने लिखा, पूरी स्टोरी लिखी, और मैंने कवर स्टोरी बनाई, वो आवरण का था, और मैंने शीर्षक सोचा क्या शीर्षक लगाऊं कवर स्टोरी का। तो मैंने लिखा था उसमें, महाविरक्त मन्ना डे। दादा महाविरक्त हो चुके थे। और इंटरव्यू छपने के बाद मैगजीन की 5 कॉपी प्रतियां मैंने मन्ना दा के बेंगलोर के पते पर भिजवा दी। करीब हफ्ते भर बाद, डाक भेजे जाने के हफ्ते भर बाद अचानक मेरे मोबाइल पर एक फ़ोन आया। मन्ना दा का लैंडलाइन मेरे फ़ोन में सुरक्षित किया हुआ था, तो मन्ना दा का नाम आया, और मैं अपने टेरेस पे बैठा अखबार पढ़ रहा था जब, और मोबाइल चार्ज में था। जब मैं लौट के आया तो मैंने देखा मिस्ड कॉल था मन्ना दा का। मैंने फ़ौरन पलट कर मन्ना दा को फ़ोन किया। उन्होंने फ़ोन लिया, और मैंने कहा दादा मैं पटना से विकास कुमार झा बोल रहा हूँ। मन्ना दा चकित रह गए। उन्होंने कहा अरे मैंने आपको जो फ़ोन किया तो आपको पता चल गया कि मैंने आपको फ़ोन किया था? क्योंकि मन्ना दा तो लैंडलाइन की दुनिया के लोग थे।
उन्हें क्या पता था कि, और लैंडलाइन पे तो किसी का नाम आता नहीं था, उन्हें क्या पता था कि मोबाइल पे ये नाम देख चुके हैं। मैंने कहा दादा मोबाइल पे नाम सुरक्षित हो जाता है, और आपका नाम मैंने देखा। मन्ना दा ने कहा मुझसे, मैं आपको बहुत आशीर्वाद देता हूँ और बहुत अच्छा लिखा है आपने मेरे ऊपर में, मैं बहुत खुश हूँ आपके इस लेखन से, बहुत आशीर्वाद। और अपने संपादक जी से कहिएगा कि आपको वो प्रमोट कर दें, ये मेरी तरफ से उनको संदेश दे दीजिएगा। तो ये थे हमारे मन्ना दा, और मन्ना दा की ये हैं हमारी यादें। वह एक सच्चा कलाकार जो इस बात से बड़े फिक्रमंद हो गए थे कि एक छोटे से पत्रकार की नौकरी जा सकती है। मेरे इंटरव्यू न देने से तो कितने विह्वल हो उठे थे वो, मैं आज भी याद करता हूँ। और उन महाप्राण व्यक्तित्व को जो संगीत से जगमग थे, संगीत से छलकते रहते थे, जो आज भी इस यूनिवर्स में, इस दिगंत में अपने संगीत से छलक रहे हैं, मैं मन्ना दा को, उनकी स्मृति को नमन करता हूँ।